वेल्ड ट्रेड थ्योरी के कंप्लीट कोर्स में हमने इंजीनियरिंग मेटल्स के ऊपर जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है और उसका हमने जो ऑनलाइन टेस्ट लिया था, 15वां टेस्ट जो हमने लिया था ऑनलाइन, उसके अंदर इंजीनियरिंग मेटल से जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हमने इस टेस्ट के अंदर कंसीडर किया है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है। सब ने ऑनलाइन टेस्ट दिया है और काफ़ी अच्छी मेहनत की है, स्कोर भी काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन इसके अलावा जिन बच्चों के थोड़े बहुत नंबर कम भी रह गए या जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उन सब को आज हम एक बार फिर आंसर की के साथ मैच कर लेते हैं और जिन क्वेश्चनों में बच्चों को प्रॉब्लम है वो भी एक बार इस आंसर की को कंप्लीट देख लीजिए, ताकि आपके जो भी 2-4 क्वेश्चन के अंदर डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वह धातु जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में होता है वह कहलाती है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी मेटल्स हो, यदि उस मेटल्स के अंदर कार्बन कंटेंट मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है तो वह कौन सी मेटल्स कहलाती है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने दिया हुआ है, वो कहलाती है लौह धातु। आगे बात समझें, यानी कि फेरस मेटल्स वो कहलाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बी सही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस धातु को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। तो आपको बता दूं, जितने भी प्रकार के मेटल्स हैं या जितने भी मेटल्स हैं उसमें से सबसे आसान जिस मेटल्स को वेल्ड किया जा सकता है वो होती है माइल्ड स्टील। कौन सी होती है? माइल्ड स्टील। एक माइल्ड स्टील ऐसा एक मेटल है जिसको सबसे आसान होता है वेल्ड करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा मिश्र धातु है। यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन से मेटल्स है जो एक अलॉय मेटल है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, निकेल और क्रोमियम दोनों मिलाकर एक नई मेटल्स का जो जन्म होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील का, जिसको एसएस भी कहते हैं। आगे बात समझें, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस धातु को वेल्डिंग करना कठिन होता है। देखिए आपके सामने ये 4 मेटल्स दिए गए हैं, इनमें से ही पूछा जा रहा है कि इन चारों जो मेटल्स हैं इनमें से किस मेटल्स को वेल्ड करना अधिक कठिन होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। दिए गए विकल्पों में से कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल्स है जिसको अगर हम वेल्ड करने जाएंगे तो बहुत कठिनाई आएगी, वेल्डिंग करने में काफ़ी परेशानी आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह तापमान जिस पर कोई धातु ठोस अवस्था से पिघलकर तरल अवस्था में आ जाती है, उस तापमान को उस धातु का क्या कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी मेटल्स को गर्म करते हैं, काफ़ी देर तक गर्म करते हैं, पूरा लाल गर्म कर देते हैं, उसके बाद में भी हीट देते रहते हैं, तो एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसके ऊपर वह मेटल्स सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि धातु पिघल जाती है। तो जिस तापमान पर वो धातु पिघलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उस धातु का गलनांक बिंदु कहते हैं। आगे बात समझ में, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। देखिए कास्ट आयरन जो होता है इसके अंदर जो हमारे कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 2 से 4%, यानी कि 2 से 4% कार्बन कास्ट आयरन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 0.6 to 1.2%, यानी कि 0.6% से लेकर 1.2% तक कार्बन कंटेंट जो है हाई कार्बन स्टील के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह धातु जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है कहलाती है।
देखिए हमारा जो लेसन था, हमारा जो टॉपिक था, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह धातु जो चुंबकीय और आकर्षित नहीं होती है वह है हमेशा एलोह यानी कि नॉन फेरस मेटल्स कहलाती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस पेपर की थ्योरी क्लासेस को पूरी तरह से देखें, अच्छे से समझें। अगर आप पूरा वीडियो देखकर उस क्लास को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये पूरे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे, कोई भी डाउट आपको उसमें नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की धातु से कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, हाई कार्बन स्टील से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तांबा का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तांबा का जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 0.05 से लेकर 0.30% कार्बन जो है माइल्ड स्टील के अंदर होता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा एवं विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती है क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हमने ऑलरेडी क्लास कंडक्ट करके एक वीडियो क्लास बनाई है, उसके अंदर पूरी थ्योरी इसकी बताई गई है। अगर बच्चे उस वीडियो क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो उनको इस प्रकार का कोई डाउट ही नहीं है। तो मैंने उसमें ये बताया था कि वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकती है वे हमेशा कुचालक कहलाते हैं। आगे बात समझ में, वह हमेशा क्या कहलाएंगे? कुचालक कहलाएंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शोल्डर किस प्रकार की धातु है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शोल्डर एक मिश्र धातु है। आपको पता है मिश्र धातु क्या होती है? जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर एक नई धातु उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और शोल्डर जो है टिन प्लस लेड इन दोनों से मिलकर बनाया होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? मिश्र धातु यानी कि अलॉय मेटल्स इसको कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चांदी का गलनांक बिंदु कितना होता है? यानी कि किस तापमान पर चांदी ठोस से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो तापमान उसका गलनांक बिंदु होगा। और इसका गलनांक बिंदु जो है वो है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शोल्डर का गलनांक बिंदु कितना होता है? यानी कि शोल्डर किस तापमान पर पिघल जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 220 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना होता है? यानी कि टंगस्टन जो मेटल है वो है कितना टेम्परेचर पर पिघल जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आपको इसमें एक लॉजिक भी है कि सबसे अधिक गलनांक वाली मेटल्स कौन सी है, यानी कि वह मेटल जिसका गलनांक बिंदु सबसे अधिक है मेटल्स के अंदर, तो वो टंगस्टन ही है, जिसका तापमान यानी कि जिसका जो गलनांक बिंदु है वह 3410 है। बाकी सारे मेटल्स इससे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक गलनांक बिंदु किस मेटल्स का होता है, तो आप क्या बताएंगे? टंगस्टन बताएंगे। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सी धातु है जो जंग प्रतिरोधी होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील। देखिए स्टेनलेस स्टील जो है एक फेरस मेटल है, लेकिन इसकी जो मिश्र धातु के कंटेंट है निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये इस मेटल को क्या है कि एक एडवांस गुण प्रदान कर देती है।
एक अलग गुण प्रदान कर देती है, जिसकी वजह से ये जो मेटल है इसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता है और ये चुंबक की ओर भी आकर्षित नहीं होती है। यानी कि ये जो मेटल है स्टेनलेस स्टील एक नॉन फेरस मेटल की तरह बिहेव करने लगती है। ठीक है, तो ये एक लोह धातु होते हुए भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। दूसरी बात, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। बाकी अदर मेटल्स के ऊपर जो है जंग लग जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम एवं निकल का अनुपात कितना होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 18:8। यानी कि स्टेनलेस स्टील के अंदर 18% तो क्रोमियम होता है, ठीक है, और 8% निकल होता है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए इस स्टील को 18:8 वाली स्टील भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सी धातु चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है? तो दिए गए विकल्पों में से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि स्टेनलेस स्टील एक ऐसी मेटल्स है जो फेरस मेटल्स होते हुए भी इसके ऊपर जंग नहीं लगता है और ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1510 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस धातु का गलनांक बिंदु सबसे अधिक होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछले अपने क्वेश्चन में बताया था कि टंगस्टन एक ऐसे मेटल्स है जिसका गलनांक बिंदु सारी मेटल्स से अधिक होता है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन आ ही गया है जो मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मेटल्स का जो चैप्टर है ना पूरा, उसमें से निकाले गए क्वेश्चन है ये। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने इस टॉपिक को थ्योरेटिकली पूरा पढ़ लिया तो आप ये सारे आंसर और इनसे अदर क्वेश्चन भी अगर बनेंगे तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये केवल क्वेश्चन रटने से नहीं होगा। जो मेटल्स के ऊपर हमने जो क्लास बनाई है, मेटल्स के ऊपर जो हमारी क्लास थी, उसको आप ढंग से देखिए, उसको आप पूरा रीड कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, पूरा समझिए, तो आप ये ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो धातु जिस पर कभी जंग नहीं लगता है वह कहलाती है। यानी कि ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर कभी जंग नहीं लगता, वे मेटल्स हमेशा अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता अधिक होती है? यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह कौन सी मेटल है जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है? तो इन दिए गए विकल्पों में से तो सबसे अच्छा जो वो मेटल है वो है तांबा। तांबा एक ऐसी मेटल है जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और जिसका अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए उपयोग भी होता है। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिवेटिंग धातुओं को जोड़ने की कौन सी प्रोसेस है? यानी कि रिवेटिंग जो प्रोसेस है मेटल्स को जोड़ने का, वो एक कैसा प्रोसेस है? जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मैकेनिकल प्रोसेस। देखिए, धातुओं को जोड़ने की जितने भी प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस पूरे विस्तार से इमेजेस के साथ यानी कि फ़ोटो के साथ आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। एक वीडियो क्लास उसकी बनाई गई है, आप उसको देखिए। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कौन सा प्रोसेस किस कैटेगरी का प्रोसेस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रिवेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जिससे रिवेट बनाए जाते हैं और जिनका प्रयोग मेटल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी डाउट पिछले 2-3 टेस्टों में आ रहे थे वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपने डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन पेपर किया है या डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के आंसर की देख रहे हैं तो उसमें आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा चैप्टर आपको समझना है तो प्लीज़
आप इंजीनियरिंग मेटल्स का जो हम अपना चैप्टर है, अपने जो क्लास ली है, उसको पूरी वॉच करिए और देखिए, समझिए। आपको गारंटी है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। जिन बच्चों ने उस क्लास को अच्छे से देखा है उनके हमेशा अभी 100 में से 100 नंबर उनके आए हैं, 100 में से 100 स्कोर उनका बन रहा है, तो बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं हमारे वेल्डेड थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ। नमस्कार।